अस्सलाम क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 11 हीट। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्नो इंजन के बारे में। कार्नो इंजन के बारे में बता दें तो आपको कार्नो इंजन बेसिकली हीट इंजन को कहा जाता है और हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करती है वर्क एनर्जी के अंदर। बेसिकली हीट को कन्वर्जन जिसके थ्रू हम करना चाह रहे हैं उसी को हम इंजन यहाँ पर कह रहे हैं। तो बात अगर आए कार्नो इंजन की, कार्नो इंजन क्या है? तो इसमें कार्नो इंजन एक ऐसा इंजन है जो बेसिकली हर तरह के लॉस से आपके किसी किस्म के लॉसेस जो होंगे सारे के सारे वो ज़ीरो होंगे, या आप कह सकते हैं इसकी कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो बाकी इंजन के लिहाज से बेहतर है, क्योंकि बाकी इंजन के अंदर फ्रिक्शन लॉसेस भी होंगे, बाकी इंजन के अंदर हीट लॉसेस भी होंगे। लेकिन जब बात आती है कार्नो इंजन की, तो कार्नो इंजन बेसिकली एक हाइपोथेटिकल आइडियल इंजन है जिसके अंदर किसी किस्म की भी लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस मौजूद नहीं हो। हम उसी इंजन को कार्नो इंजन का नाम देंगे। The efficiency of an actual engine is always less than that of Carnot engine. स्टूडेंट, कार्नो इंजन को जो कंस्ट्रक्ट किया था थियोरेटिकली अगर बात करें तो थियोरेटिकली जो है बेसिकली 1824 में सादी स्टडी कार्नो ने जो है बेसिकली फ्रेंच इंजीनियर है, इन्होंने जो है इसका आइडिया जो है डिस्क्राइब किया कि हम एक हाइपोथेटिकल आइडियल इंजन अगर सोचें तो बेसिकली वो इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी एज कम्पेयर टू रियल इंजन। तो ये थियोरेटिकल इंजन है या ये आइडियल इंजन है जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। इसमें अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। कार्नो इंजन की जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली ये मुश्तमिल होती है एक सिलेंडर पर जिसकी बेस मुकम्मल तौर पर कंडक्टिंग होनी चाहिए, यानी 100% हीट जो है बेस के थ्रू हम अलाउ कर सकें या रिजेक्ट करवा सकें हीट। इस तरह से जो वॉल्स होती हैं वो परफेक्टली इंसुलेटिंग होना ज़रूरी है। स्टूडेंट, आप परफेक्ट इंसुलेटेड वेटलेस पिस्टन सिलेंडर या जो पिस्टन हम यूज़ करेंगे जिसके थ्रू वर्क डन होगा बेसिकली वो पिस्टन होना चाहिए फ्रिक्शन लेस, वेटलेस और इंसुलेशन के साथ होना चाहिए। यानी हमें प्रॉपर इंसुलेशन चाहिए वॉल के थ्रू भी और उसके अलावा पिस्टन के थ्रू भी। जब भी पिस्टन अप एंड डाउन मूव करेगा डेफिनेटली तो फ्रिक्शन होगी वहाँ पर, तो हमें ऐसा पिस्टन चाहिए जहाँ पर फ्रिक्शन के इफेक्ट ना हो, फ्रिक्शन लेस हो, और उसका वेट क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए या आपके लिए वेटलेस होना चाहिए। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन है कार्नो इंजन। स्टूडेंट, अब बात करेंगे कार्नो साइकिल के हवाले से। जब बात आती है साइकिल की तो साइकिल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं इनिशियल, लेट्स से इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल वॉल्यूम V1, इनिशियल टेम्परेचर T1, अगर चेंज इसमें आए और चेंज आने के बाद एट द एंड दोबारा यही प्रॉपर्टी सिस्टम अटेन कर ले, अचीव कर ले, तो आप कहेंगे कि साइकिल कंप्लीट हो गया। तो a cycle is completed when the properties of system have returned to the original state. The operating cycle of the most efficient engine or Carnot engine is called Carnot cycle. हमें इस टॉपिक के अंदर ये डिस्कस करना है कि कार्नो इंजन की वर्किंग कैसे है, हमें वर्किंग पे इसकी साइकिल पे बात करनी है। तो यहाँ पे जो साइकिल है वो साइकिल मुश्तमिल होते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस पर। बेसिकली हमने पढ़ा है कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर 4 प्रोसेस होते हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। लेकिन जब बात आती है कार्नो साइकिल की, तो कार्नो साइकिल के अंदर हम 2 प्रोसेस की बात करते हैं, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक प्रोसेस। Isothermal means a process in which temperature remains constant. Adiabatic process means there is no loss of heat or gain in heat. तो हीट लॉस भी नहीं हो रहा, हीट गेन भी नहीं हो, तो हम इसे एडियाबैटिक कहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रोसेस को, और पहले प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन नाम में जाएगा, आइसो मींस सेम टेम्परेचर होगा। तो हमने यहाँ पर ये फर्ज किया कि हमारे पास जो इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है और इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास T1 है, और यहाँ पर हमने कुछ वेट्स रखे थे और वो वेट्स मुख्तलिफ ब्लॉक्स की सूरत में रखे हुए थे वेट्स। अब जैसे ही हम यहाँ पर जो है वेट्स को रिमूव करेंगे स्टूडेंट, तो रिमूव करने के बाद होगा ये कि डेफिनेटली पिस्टन जो है इस जगह पर नहीं होगा,
पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर वेट को रिड्यूस कर दिया स्टूडेंट। तो वेट रिड्यूस करने के बाद होगा ये कि जो पहले प्रेशर P1 था अब वो पहले जैसा नहीं रहेगा स्टूडेंट। वो क्या हो जाएगा प्रेशर, वो P2 को अचीव कर लेगा, V1 से V2 और टेम्परेचर T1 ही रहेगा। अब अगला क्वेश्चन ये अराइज होगा स्टूडेंट कि टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हुआ। टेम्परेचर चेंज होना चाहिए था, उसकी वजह देखिए पहले पिस्टन इस जगह पर था, अब वो यहाँ पर आ रहा है। इट मीन्स एक्सपेंशन तो हो रहा है, हमें नजर आ रहा है एक्सपेंशन होता है यहाँ पर। तो एक्सपेंशन करते समय टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है, हमें पता है कि वॉल्यूम तो पहले कम था, अब यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। पहले प्रेशर कम था, पहले प्रेशर ज़्यादा था क्योंकि नंबर ऑफ ड्रॉप्स ज़्यादा थे, और अब प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, नंबर ऑफ ड्रॉप्स कम कर दिया ना आपने। लेकिन टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ा, तो टेम्परेचर पे फर्क ये पड़ा कि हमें पता है कि पिस्टन जब यहाँ से यहाँ आएगा तो कुछ वर्क डन होगा। ये वर्क डन हो क्यों रहा है, अगर हम इसके बारे में सोचें तो वर्क डन इसलिए हो रहा है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं या सिस्टम की जो एनर्जी है जिसको हम नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज हो रही है स्टूडेंट। किस चीज़ में यूटिलाइज हो रही है इंटरनल एनर्जी, वो इसलिए यूज हो रही है कि पिस्टन को जो है अपवर्ड मूव करे। अगर मुझे पिस्टन को अपवर्ड मूव करना है तो डेफिनेटली कुछ एनर्जी तो मुझे यूज करनी है। वो एनर्जी सिस्टम बेसिकली यूज कर रहा है अपनी, जो उसने पहले से मॉलिक्यूल्स थे उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर की, उसी एनर्जी को से इस्तेमाल कर पिस्टन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाया, यानी यहाँ पर लिखा। तो अगर मैं ये कहता हूँ आपसे कि अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है इट मीन्स एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, और अगर एनर्जी यूटिलाइज हो रही है तो इसका मतलब स्टूडेंट ये होगा कि एनर्जी बढ़ेगी तो नहीं, एनर्जी कम हो जाएगी सिस्टम की। और अगर सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है इंटरनल, तो इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होना होता है। इंटरनल एनर्जी बेसिकली सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उसको कहा जाता है। अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो एसोसिएट होती है वो टेम्परेचर के साथ होती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी तो टेम्परेचर के अंदर भी कमी आएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर में कमी आ रही है, टेम्परेचर कम हो चुका है। लेकिन जब हम स्टार्ट किया था ये प्रोसेस, तो स्टार्ट करते हुए हमने कहा था कि हम आइसोथर्मल डिस्कस करेंगे। और आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है स्टूडेंट जिसके अंदर टेम्परेचर ना बढ़े और ना टेम्परेचर कम हो, हम उसे आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो टेम्परेचर कम हो रहा है, हमें पता है कि जब एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो हमें उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक रिजर्वायर लगा के रखना पड़ता है, और उस रिजर्वायर का यहाँ पर हम सोर्स का नाम देते हैं। किस चीज़ का सोर्स, तो यहाँ पर हमने जरूरत किस चीज़ की, टेम्परेचर मेंटेन करना है। टेम्परेचर कम हो चुका है, टेम्परेचर को बढ़ाना है, वैसे ही पहले जैसा करना है। इट मीन्स हमें यहाँ पर हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ पर जो हीट सप्लाई करते हैं उसका नाम है Q1। Q1 मीन्स अमाउंट ऑफ हीट। अब इस हीट को हमें सिस्टम में ऐड करना है। जब हम इस हीट को सिस्टम में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो टेम्परेचर T1 से कम हो चुका था वो दोबारा T1 पर आ जाएगा, और दोबारा आपका प्रोसेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोथर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे प्रोसेस को दोबारा आइसोथर्मल की तरफ लेकर जाना है तो मुझे सोर्स के थ्रू कुछ हीट को ऐड करना पड़ेगा सिस्टम में, जिसकी बदौलत सिस्टम जो है दोबारा अपने टेम्परेचर को अचीव कर लेगा जो पहले था, यानी T1 रिमेन्स T1। अगर ऐसा है तो इट मीन्स हमने आइसोथर्मल को अचीव कर लिया है। आइए शुरू करते हैं सेकंड प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस का नाम है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की जब बात आती है तो इसमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर हम बात करते हैं कि हमारा अभी सिस्टम कहाँ पर था। जब हम आइसोथर्मल को हमने खत्म किया तो आइसोथर्मल की जो एंड स्टेट थी गैस सिस्टम के हवाले से वो ये थी कि प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V2 था और टेम्परेचर T1 था। अब मैं इन्हीं स्टेट के साथ एडियाबैटिक एक्सपेंशन की तरफ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि इनिशियल प्रेशर मेरे पास P2 है। मैं P1 इनिशियल नहीं कह रहा, ये P1 इनिशियल डेफिनेटली है, लेकिन ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है। अब हम एडियाबैटिक डिस्कस कर रहे हैं, और एडियाबैटिक के अंदर आपका सिस्टम P1 से निकल के P2 स्टेट पे जा चुका है। सेकंड प्रेशर पे वॉल्यूम 1 से सेकंड वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर 1 से टेम्परेचर बन ही रहा है। तो मैंने ये कहना है कि ये बेसिकली जो पैरामीटर्स है इनिशियल स्टेट है फॉर द प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और यहाँ पर हमने वेट्स जो पहले रखे हुए थे कि वही रखे हुए, वेट्स में कोई हमने चेंजेस नहीं की। लेकिन क्रिस्टियन फिर यहाँ पर क्यों आया, क्रिस्टियन यहाँ पर इसलिए आया है कि आपने पहले वेट ज़्यादा रखे थे और अब आप वेट्स क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं।
इट मीन्स अगर आप वेट कम कर रहे हैं स्टूडेंट, तो वेट कम करने का मतलब ये होगा कि पहले प्रेशर ज़्यादा था क्योंकि वेट ज़्यादा अप्लाई करे, फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है, तो अब आपने प्रेशर को कम कर दिया, मीन्स फोर्स कम हो रही है। तो प्रेशर कम होने से हुआ क्या? हुआ ये कि पहले गैस इतनी जगह में आ रही थी, उसका वॉल्यूम V2 था। अब वेट कम करने से हुआ ये कि उसका वॉल्यूम बढ़ गया और वॉल्यूम V2 से बढ़कर हो गया V3। प्रेशर क्या हुआ? प्रेशर डेफिनेटली हमें नज़र नहीं आ रहा है कि पहले प्रेशर नंबर ऑफ ब्लॉक्स ज़्यादा थे, इट मीन ज़्यादा प्रेशर था। अब नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम है तो प्रेशर कम हो गया, मीन्स प्रेशर V2 से V3 पर हो गया चेंज, V2 से वॉल्यूम V3 हो गया। अब थर्ड पैरामीटर जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि टेम्परेचर 1 से टेम्परेचर 2 हो रहा है। टेम्परेचर 1 से 2 होने का मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज क्यों हो रहा है? टेम्परेचर चेंज इसलिए हो रहा है कि आप यहाँ पर एक्सपेंशन की तरफ हैं, आपने वेट रिड्यूस किया। जब वेट रिड्यूस करेंगे तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन क्यों ऊपर गया है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया है। सिस्टम यहाँ पे वर्क डन करता है, और सिस्टम वर्क डन किसके बिहाफ पे कर रहा है? तो सिस्टम वर्क डन अपनी एनर्जी के बिहाफ पे करता है, अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करता है, जिसके थ्रू वो पिस्टन यहाँ से यहाँ आता है। इट मीन सिस्टम ने जब अपनी एनर्जी को यूज़ कर ली, तो आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम की एनर्जी में कमी आ गई। तो जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डेफिनेटली कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर पे भी फर्क पड़ता है, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे यहाँ पर टेम्परेचर में कमी आ गई। पिछले प्रोसेस में तो हमने जब टेम्परेचर कम हो रहा था तो हम सोर्स के थ्रू उसमें हीट इन कर रहे थे, लेकिन यहाँ याद रखें आप कि यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हम हीट को इन या आउट नहीं करवा सकते। अदरवाइज अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा करने के बाद वो प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं रहेगा। तो यही वजह है कि देखिए हम यहाँ पर जो बेस है उस बेस के थ्रू, बेस के बाद हमने क्या रखा है, एक इंसुलेटर रखा है। इंसुलेटर इस चीज़ को इंश्योर करता है कि बेस के थ्रू ना हीट सिस्टम से बाहर आए और ना बाहर से सिस्टम के अंदर आए, मीन्स हीट यहाँ से अलाउ नहीं करनी। बाकी जगहों से तो हमने ऑलरेडी यहाँ जो वॉल्स ली थी, हमने वर्क कंस्ट्रक्शन में पढ़ा कि वॉल्स तो ऑलरेडी इंसुलेटेड है, पिस्टन ऑलरेडी इंसुलेटेड है, बस एक ही जगह से हीट अलाउ हो सकती थी, वो है इंसुलेटर बेस। तो बेस के पास भी हमने क्या रखा है, इंसुलेटर रखा था। तो यहाँ पर हीट अब अलाउ नहीं हो पाएगी। तो डेफिनेटली हीट आप अलाउ नहीं कर रहे तो टेम्परेचर में जो कमी आई है वो कैसे मेंटेन होगी, वो तो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 को आप T1 नहीं लिखेंगे, T1 को किसमें चेंज कर देंगे आप, T2 के अंदर चेंज कर देंगे। तो अब फाइनल स्टेट क्या हो जाएंगे, P3, V3 एंड T2। तो स्टेट पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया एक्सोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड प्रोसेस कंप्लीट हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब आते हैं थर्ड, हमें चार प्रोसेस डिस्कस करने थे, फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं थर्ड प्रोसेस के हवाले से। थर्ड प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर इनिशियली अगर मैं दिखाऊं तो इनिशियली प्रेशर क्या था, V3 था, इनिशियल वॉल्यूम V3 था, और इनिशियल टेम्परेचर T2 था। याद है आपने भी आइसोथर्मल को डिस्कस करना है। और आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसके अंदर टेम्परेचर क्या रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे, उसे आइसोथर्मल का नाम देंगे। तो स्टूडेंट हमें टेम्परेचर मेंटेन कर रहे, लेकिन साथ में लिखा है कंप्रेशन, और कंप्रेशन का मतलब यहाँ पर जो है वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, बल्कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। शुरू के दोनों प्रोसेस में हमने देखा था कि वॉल्यूम 1 से V2 हो रहा था, V2 से फिर V3 भी हुआ है। तो वहाँ पे एक्सपेंशन की बात हुई थी, और एक्सपेंशन के लिए आपने वेट को कम करते गए थे, उस पर जो एक्सटर्नल प्रेशर, जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था वेट के थ्रू एक्सटर्नल, वो आप कम करते जा रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि आप कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो कंप्रेशन के अंदर आप वेट को इंक्रीज करेंगे। तो देखिए पहले प्रेशर जो ब्लॉक्स थे वो कम थे, और अब ब्लॉक्स क्या हैं, ज़्यादा रखे हुए हैं। अगर नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ाने से पिस्टन यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि पिस्टन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। और अगर नीचे मूव कर देगा तो हम बताएंगे वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ा। तो सिस्टम का पहले वॉल्यूम V3 था, जो डेफिनेटली ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब क्वेश्चन क्योंकि इस जगह पर स्टूड आ चुका है तो इसका मतलब वॉल्यूम में कमी आई है। तो मैंने इनिशियल वॉल्यूम को V3 से रिप्रेजेंट किया है, और फाइनल वॉल्यूम को मैंने V4 से रिप्रेजेंट किया है। रहा प्रेशर, तो प्रेशर देखिए क्या हुआ, प्रेशर पहले 3 ब्लॉक्स अप्लाई हो रहे थे यहाँ पर, और अब नंबर ऑफ ब्लॉक्स इंक्रीज हुए हैं, और जब नंबर ऑफ ब्लॉक इंक्रीज होते हैं तो इट मीन्स प्रेशर बढ़ जाएगा P3 से P4। अब नेक्स्ट पैरामीटर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर T2 था और अभी T2 है, होना तो नहीं चाहिए टेम्परेचर T2, उसकी वजह क्या है, जैसे नंबर ऑफ ब्लॉक आप इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेंगे पिस्टन नीचे आएगा, और जब पिस्टन नीचे आएगा तो नीचे आने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। ये वर्क डन ऑन द सिस्टम कहलाएगा, ये वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं कहलाता।
जब कंप्रेशन की साइड पर जाते हैं तो ये वर्किंग ऑन द सिस्टम है। जब वर्किंग बाय द सिस्टम होगा तो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करता है वर्क डन करने के लिए। अभी हमने वेट्स रखे हैं, हम वेट के थ्रू वर्क डन हो रहा है, सिस्टम के थ्रू नहीं हो रहा। तो जितना भी मैं वर्क डन करूँगा उससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के अंदर इजाफा होगा। और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी में इजाफा है। और जब काइनेटिक एनर्जी में इजाफा है तो मीन्स टेम्परेचर में भी इजाफा है। हमें तो टेम्परेचर में इजाफा नहीं देखना था, उसकी वजह हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल की। और आइसोथर्मल ऐसे प्रोसेस का नाम होता है जिसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहे, तभी आप उसे आइसोथर्मल मानते हैं, अदरवाइज उसे आइसोथर्मल नहीं मान सकते। लेकिन यहाँ तो हमें पता लगा कि जैसे वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, मीन्स टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। और टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक और ऑब्जेक्ट, जैसे हमने फर्स्ट केस के अंदर यूज़ किया था ऑब्जेक्ट जिसका नाम था सोर्स। हम इस केस के अंदर सोर्स यूज़ नहीं करते, हम इस केस में यूज़ करते हैं सिंक। सिंक क्या है? सोर्स का काम होता है हीट सिस्टम में ऐड करता है। और जब बात आती है सिंक की तो सिंक जो है, जो सिस्टम की एक्स्ट्रा हीट है उसको एब्सॉर्ब करता है। देखिए जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे थे तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर टेम्परेचर कम हो रहा था, तो हमने सोर्स के थ्रू सिस्टम के अंदर हीट को ऐड किया था। और जब आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात आई तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में हमें ये होता देखा कि टेम्परेचर के अंदर इजाफा हो रहा है। जब इजाफा होगा तो अगर मैं सिस्टम की जो एक्स्ट्रा हीट है अगर मैं उसको रिलीज करवा दूँ बेस के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो डेफिनेट टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज होने के बाद उसका जो लेवल होगा वो पहले जैसा हो जाएगा, मीन्स T2 है तो वो T2 की तरह आ जाएगा वापस। तो यहाँ पर मुझे जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है उसको सिस्टम से बाहर एक्सपेंड करने की जरूरत है। और वो बॉडी जो सिस्टम की इस हीट को ऐड करेगी अपने अंदर, उस ऑब्जेक्ट को आप क्या बोलेंगे जिसमें हीट इन हो रही है, वो उस ऑब्जेक्ट का नाम होगा सिंक। तो सिंक बेसिकली हीट एब्सॉर्ब करता है, दैट इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से जितनी भी हीट निकलती है उस हीट को कौन एब्सॉर्ब करेगा? सिंक। और कब तक हीट एब्सॉर्ब करता रहेगा? जब तक सिंक और सिस्टम दोनों इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते, यानी दोनों के टेम्परेचर क्या ना हो जाए, एक से नहीं होते हैं। सिंक का टेम्परेचर अगर T2 है तो सिस्टम का टेम्परेचर भी T2 ही रहेगा। तब तक अगर मेंटेन नहीं होंगे, यानी लेट सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर हीट का लेवल ज़्यादा है और यहाँ पर हीट का लेवल कम है, मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ पे कुछ और, जैसे हीट निकलती जाएगी तो ये टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। एक ऐसा वक्त आएगा कि इसका टेम्परेचर मैच करेगा सिंक के टेम्परेचर से, जिसको आप नाम देंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये थर्ड प्रोसेस था जो कि साइकिल का तीसरा हिस्सा था। अब साइकिल का चौथा और आखिरी हिस्सा है जिसका नाम है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या है? एडियाबैटिक अभी हमने बात की, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सिस्टम के अंदर आप हीट को इन नहीं कर सकते, यानी सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का एक्सचेंज ना हो और सिस्टम से सराउंडिंग में भी हीट का एक्सचेंज ना हो। आप उसे क्या नाम देंगे स्टूडेंट? एडियाबैटिक नाम देते हैं इसे। अगेन कंप्रेशन है यहाँ पर भी, इट मीन मैं यहाँ पर वेट को इंक्रीज करूँगा। मुझे पहले ये देखना कि इनिशियल स्टेट क्या है सिस्टम की। तो यहाँ देखिए P3 से P4 पे पहुँच चुके थे आप, वॉल्यूम P3 से V4 पर, और टेम्परेचर T2 से T2, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रखना था आइसोथर्मल। तो अभी आपका जो इनिशियल स्टेट्स होगी वो ये होगी कि प्रेशर P1 है, वॉल्यूम प्रेशर P4 है, वॉल्यूम V4 है और टेम्परेचर T2 है। ये आपकी इनिशियल स्टेट्स है सिस्टम की। अब मुझे कंप्रेशन की तरफ जाना है, और कंप्रेशन कब होता है? जब मैं नंबर ऑफ वेट्स इंक्रीज कर दूंगा। तो पहले नंबर ऑफ वेट्स देखिए ये रखे थे, और जब हमने नंबर ऑफ वेट इंक्रीज किए तो बजाय यहाँ पिस्टन जो यहाँ था अब वो इस जगह पर पहुँच चुका है। इसका मतलब आपने वेट की तादाद बढ़ा दी है। और जब आप वेट की तादाद बढ़ाएंगे, यहाँ पर ब्लॉक्स बढ़ाएंगे यहाँ पर आप, तो उनसे क्या होगा? वॉल्यूम में कमी आएगी। कंप्रेस का मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, पहले वॉल्यूम V4 था तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? V1 हो जाएगा। प्रेशर पे क्या फर्क पड़ा? तो प्रेशर पे ये फर्क पड़ता है कि पहले नंबर ब्लॉक कम थे, इट मीन्स प्रेशर की वैल्यूज कम थी स्टूडेंट, और अब नंबर ऑफ ब्लॉक बढ़ गए हैं तो इट मीन्स प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। तो P4 से P1। टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ा? टेम्परेचर चेंज हुआ या नहीं हुआ? कंप्रेशन की तरफ जा रहे हैं आप, सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हैं, और सिस्टम पे वर्क डन करने का मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर मीन्स चेंज हो रहा है। तो पहले टेम्परेचर अगर T2 था तो अब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा। इट मीन्स टेम्परेचर में इजाफा हुआ है।
टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट हम एक्सचेंज नहीं करेंगे सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन हमने एक चीज़ और नोटिस की यहाँ पर, वो ये था कि ये तो पहले वाली स्टेट वापस आ गई, यानी जब हमने स्टार्ट किया था साइकिल तो वो उसका इनिशियल सिस्टम का प्रेशर P1 था, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, इनिशियल टेम्परेचर T1 था, बिल्कुल शुरुआत की अगर मैं आपसे बात करूँ। और अब मैं ये देखता हूँ कि वही स्टेट मुझे दोबारा मिल जाती है। इट मीन्स यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो गया है एडियाबैटिक कंप्रेशन पर। अब फर्दर क्या होगा, फर्दर ये होगा कि अगेन दोबारा जब बात करेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन के बाद क्या है, लास्ट फोर्थ साइकिल के बाद क्या, फिर अगेन फर्स्ट स्टार्ट होगा प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन, प्रेशर P1 से P2, वॉल्यूम V1 से V2 और टेम्परेचर T1 से T1 ही रहेगा। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे आप, और प्रेशर क्या होगा, मजीद चेंज होगा, P2 से P3 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 से V3 हो जाएगा और टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्सटर्नल कंप्रेशन की तरफ जाएंगे, प्रेशर P3 से V4 की तरफ जाएंगे, V3 से V4, टेम्परेचर T2 से T2 ही रहेगा, मेंटेन रहेगा। जब बात आई कि एडियाबैटिक कंप्रेशन की, तो अगेन यहाँ पर देखिए प्रेशर T4 से P1, V4 से V1, T2 से T1, यानी दोबारा फिर वही में साइकिल हो जाएगा। यानी जब एक इंजन चलेगा तो हर साइकिल को वो शुरू करेगा इनिशियल प्रेशर V1 से, इनिशियल वॉल्यूम V1 से टेम्परेचर, और ख़त्म भी क्या करेगा, ख़त्म भी इसी इन्हीं तीनों पैरामीटर्स पे करेगा, जो कि एप्रोप्रिएट प्रेशर होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर ऐसा होता है कि इनिशियल प्रेशर और फाइनल जो हो, जहाँ पर ख़त्म हो रहा है साइकिल, वो सेम हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो गया। यहाँ से फिर शुरुआत करेंगे आप, फिर एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में तब्दीलियाँ होती हुई देखेंगे। इसमें अब हम डिस्कस कर रहे हैं कार्नोट साइकिल के हवाले से। कार्नोट साइकिल क्या है? कार्नोट साइकिल बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मीन्स पहले प्रेशर क्या था, अब क्या हुआ, पहले वॉल्यूम क्या था, अब क्या है, टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़े, हम इन तमाम बातों को ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप ये ग्राफ बना पर देख लेंगे, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए। इसकी ग्राफ पर बेसिकली कार्नोट साइकिल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पीवी डायग्राम कहते हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम फॉर द कार्नोट साइकिल। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो स्टूडेंट पहले जो हमारा प्रोसेस है साइकिल स्टार्ट किया था हमने, तो वो आइसोथर्मल से स्टार्ट किया था। और आइसोथर्मल के अंदर हमने ये देखा था कि प्रेशर P1 से P2 हुआ था। यानी इनिशियली अगर मैं आपको कहूँ कि इन पॉइंट्स को प्लॉट करिए, तो हमने कहा हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ए के ऊपर। ए के ऊपर प्रेशर हम कंसिडर कर रहे हैं P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर क्या है, T1 है। लेकिन जब मैं देखता हूँ वेट्स कम करता हूँ, तो वेट कम करने से मैं देखता हूँ कि प्रेशर P1 से P2 हो जाएगा। यानी अगर मैं ए की जगह बी ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो बी में उस जगह पर ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा जहाँ ए था। उसकी वजह ए के सर्टेन प्रेशर, सर्टेन वॉल्यूम और सर्टेन टेम्परेचर था। लेकिन जब बी पर देखें, तो बी पर देखें एज कम्पेयर टू बी की हाइट कम है, और बी की हाइट कम ये रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर प्रेशर पहले जैसा नहीं, बल्कि प्रेशर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। रहा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि पहले गैस कम जगह में आ रही थी, ज़्यादा जगह में एक्सपेंशन हो रहा है, मीन्स वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अब मैं ये करूँगा कि ए का जो डिस्टेंस होगा देखिए कम है, और बी का डिस्टेंस में ज़्यादा करूँगा। डिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया है। ये सेकेंड पॉइंट प्लॉट हो जाएगा बी पर। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इसमें थर्ड पॉइंट को प्लॉट करने के लिए भी देखेंगे कि अगेन वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर फिर कम हो रहा है। तो आपने यहाँ पर दो बातें करनी है, वो ये कि आप जो हाइट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की सी की, वो बी के लिहाज से भी कम होगी, और जो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब उसका डिस्टेंस बी से ज़्यादा रखेंगे। तो देखिए बी का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, और सी का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मीन सी का डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब ये कि आपने वॉल्यूम में इजाफा किया है। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट साइकिल की। नेक्स्ट साइकिल के अंदर हम ये देखेंगे कि यहाँ जो प्रेशर था वो कंप्रेशन का मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ने का मतलब ये होगा कि पहले P3 से P4 हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो रहा है, P3 से P4, टेम्परेचर बढ़िए। तो अब जब मैं डी पॉइंट प्लॉट करूँगा, तो डी पॉइंट के अंदर मुझे प्रेशर ज़्यादा मेंशन करना है। जब प्रेशर में ज़्यादा मेंशन करूँगा, तो ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि स्टूडेंट प्रेशर अगर ज़्यादा मेंटेन होता है, तो ज़्यादा मेंटेन का मतलब हम ये कहेंगे कि पॉइंट डी जो होगा बेसिकली अब उसकी हाइट ज़्यादा होगी। फिर डी से जब आप बात करेंगे ए के हवाले से, तो डी पॉइंट पर हमने ये डिस्कस किया कि डी पर प्रेशर बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू सी, और डिस्टेंस कम हो रहा है। देखिए डिस्टेंस कम है, सी पर डिस्टेंस ज़्यादा था, डी पर डिस्टेंस कम है, वॉल्यूम मीन्स कम हो रहा है।
जब आप बात करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की, तो नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ये होगा कि P4 से P1, वॉल्यूम V4 से V1, टेम्परेचर T2 से फिर से T1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हुआ ये कि आप ये कह लीजिए कि प्रेशर, क्योंकि आपने नंबर ऑफ वेट बढ़ा दिए, ब्लॉक बढ़ा दिए, तो इट मीन्स प्रेशर जो है बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ने का मतलब हाइट इंक्रीज करेंगे, तो टी की हाइट देखिए कम है और ए की हाइट ज़्यादा हो गई है। जबकि टी का जो डिस्टेंस था वो कम ज़्यादा था और ए का डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस बेसिकली वॉल्यूम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि डी से ए पर आने का मतलब ये है कि प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम में कमी आ रही है। अब हम चारों पार्ट का जब ड्रॉ करते हैं तो पहला जो कर्व बनता है वो ए से बी की तरफ होगा, जिसका नाम होगा आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब यहाँ पर ये होगा कि ए से बी तक जाते हुए सिस्टम प्रेशर और वॉल्यूम में तो इसमें चेंजेस आ रहे हैं लेकिन टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब बात करेंगे बी से सी पर, तो बी से सी पर जाते हुए टेम्परेचर देखिए 1 से 2 की तरफ आप जा रहे हैं, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो आपसे एडियाबैटिक जब सी से बी की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर कब चेंज होगा? जब आप बी से यूँ मूव करते हुए आ रहे हैं। जब आप यहाँ पर सी से डी पर जाएंगे, इट मीन्स आप इसी लाइन पर हैं, तो टेम्परेचर आपने मेंटेन रखा हुआ यहाँ पर सी से डी पर, जबकि आपने आइसोथर्म का है। लेकिन जब आप डी से ए पर जाएंगे तो टेम्परेचर दोबारा T2 से कहाँ पहुँच जाएगा? T1 पे पहुँच जाएगा, मीन्स टेम्परेचर पहले जैसा हो जाएगा। तो ये डायग्राम हमने बना कि इस डायग्राम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पीवी डायग्राम में कार्नोट साइकिल की। अब ये जो आपने कर्व बनाया है, इस कर्व के अंदर जो ये ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है आपको, बेसिकली ब्लू पोर्शन रिप्रेजेंट करता है वर्क डन बाय द कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल ने कितना काम किया। इसी बात को अगर हम इस इमेज के थ्रू देखें तो इस इमेज के थ्रू हमें ये बात एक्सप्लेन की जा रही है कि पिस्टन जो है आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड, पहले पिस्टन क्या होता है ऊपर की तरफ मूव करता है और सिस्टम के अंदर हम हीट इन करते हैं और ये कुछ इस तरीके से मूव करता है। उसके बाद फिर हम जो है सेकंड में मजीद और मूव करते हैं तो एडियाबैटिक होता है। और जब थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं, थर्ड प्रोसेस के अंदर सिस्टम से हीट बाहर निकालते हैं, तो ये प्रोसेस मूव करता है ग्राफ के थ्रू। उसके बाद फिर अगर मैं बात करता हूँ लास्ट प्रोसेस के अंदर क्या होता है, फिर वो एडियाबैटिक मूव करता है। तो ये स्टूडेंट था कार्नोट साइकिल क्या है, कार्नोट साइकिल की वर्किंग, अगर बात करूँ कार्नोट की वर्किंग क्या है और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से मुलाकात होगी।